महंगाई की शरह शोबा तहकीक मुझे बता रही है 9.77% हो चुकी। अब ऐसा लगता है कि दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होगा। बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं या बढ़ा दिए जाएंगे, इंदिया तो दिया जा चुका है। एक शोर मचाया था कि 25 रुपये बढ़ाकर पेट्रोल 10 रुपये उसमें कम कर देंगे। वो मामला भी कहीं रफा दफा हो गया। अभी पेट्रोल डलवाया था उसने तो उसी दाम में दिया। अभी आगे पता नहीं क्या सिलसिला बनता है। आम शरह मतलब आम अशियाए खुर्दोनोश जो हैं उनकी कीमतों का तो ना पूछें, क्योंकि अगर मैंने बताना शुरू किया तो लोगों को फिर बहुत बुरा लगेगा। फिर कहेंगे अवामी बातें कर रहा है। अवामी बातें तो मैं करूंगा। बात यह है कि जब हम इस मनसब पे फाइज हैं कि हमने अवाम के मुफाद में बात करनी है, तो फिर हम पर यह लाजिम है कि हम अवाम की बात करें। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं। मैं चाह रहा था आज तमहीद में थोड़ा सा जज्बाती हो जाऊं, लेकिन इतना जज्बाती मैं होता नहीं। आपको पता है मैं पैर नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि मेरा यहाँ पर बात करना ज़रूरी है। कल किला मेरी कोई बात हुकूमत को बुरी लग जाए, वो अपने आलाकारों के ज़रिए मुझे बोलने से मना कर दें, इससे बेहतर यह है कि मैं खुद ही बातचीत में थोड़ी एहतियात बरतूं। लेकिन इसमें अब कोई शक नहीं है कि यह बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं कि कम ज़र्फ़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक कम फहम हुकूमत ज़रूर है। बस पढ़े लिखे लोग समझ गए। बड़ी सख्त बात मैंने की है, इससे ज़्यादा सख्त बात की नहीं जा सकती। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब माहिर माशियात हैं। ये बज़रिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूँ इनको। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आज मैं बड़ा ही जोशीला जज्बाती किस्म का इंट्रो देता, लेकिन मैंने कोशिश की अपने जज्बात पर काबू रखूं, इसके बावजूद कि मैंने अभी तक दवाई नहीं खाई। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त महंगाई का क्या हाल है, क्या पॉलिसी मेकर्स का उसका अंदाज़ा है कि नहीं? जी देखिए अली भाई, ये कोई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने का। मैं दोबारा से डॉक्टर शुजात मुबारक साहब से रब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा। आजकल आपको पता है कि बिजली कराची में बहुत आती और जाती है। बिल्कुल जैसे एक दौर में वज़ीर आज़म आया और जाया करते थे, इसी तरह पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची शहर में बिजली आती और जाती है। लेकिन यह है कि रब्ता तब तक कायम हो। और बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, अगले दिन मज़े की बात बताता हूँ। अभी रब्ता पर एक नौजवान मिला मुझे, ऐसे तड़प रहा, हाँ, अली भाई। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? खाना नहीं खाया? कह रहा नहीं खाना खाया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा इस तरह करे। मैंने कहा पता नहीं, शायद कोई नशा ही है। मैंने कहा बेटा तुम गलत आदमी के पास आए हो, यहाँ पे और लोग हैं, उनसे रुजू किया जा सकता है। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कहने लगा नहीं अली भाई, हुकूमत ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने कहा क्या हुआ यार, क्या हुआ? तेल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए। कह रहा नहीं, पबजी। आगे आप समझ तो गए होंगे। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब से राब्ता फिर से कायम हो गया। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, अगेन वेलकम टू द शो। माजरत आप गुफ्तगू कर रहे थे, बीच में राब्ता टूट गया, वहीं से जोड़ लें। जी, महंगाई के मुतालिक बता रहे थे। देखिए बिल्कुल महंगाई की शरह तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट के लोग भी इस चीज को मान रहे हैं। लेकिन अली भाई मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के लोगों की जस्टिफिकेशन क्या होगी, कि वो क्या कहेंगे जब भी उनको ये कहेंगे कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो एक ही जस्टिफिकेशन होगी, और ये मैं अपने प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर लें, ज़ाहिर है कि ये रिकॉर्ड हो रही है चीज, और अगले 4-5 सालों तक यही लॉजिक दिया जाता रहेगा। वो लॉजिक क्या है कि कोरोना की वजह से महंगाई हो गई।
चाहे गवर्नमेंट के अब मैं तो यहाँ तक कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि इनके अपने करतूतों की वजह से महंगाई हो रही है, इनकी अपनी हरकतों की वजह से कार्टलाइजेशन हो रही है, इनकी अपनी नाअहली की वजह से हमारे यहाँ कभी एक चीज का क्राइसिस तो कभी दूसरी चीज का क्राइसिस तो कभी तीसरी चीज का क्राइसिस, अभी फिर से एक और क्राइसिस जो है वो अवेट कर रहा है। तो सिलसिला ये है कि ये सारे का सारा कोरोना पे डाल देंगे, क्योंकि कोरोना इनको एक स्केपगोट के तौर पे मिल गया है। और अब जब भी बात होती है जी कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने ये कर दिया, हकीकत ये है कि ये गवर्नमेंट को ना सिर्फ बनाने में बल्कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। आप कार्टलाइजेशन की हद हो गई है, कभी आटे पे कार्टल, कभी सीमेंट में कार्टल, कभी आप गंदम पे कार्टल, कभी चीनी पे कार्टल, कभी टमाटरों पे कार्टल। मुझे ये बताएं, जिस मुल्क की इकोनॉमी में कंपटीशन ही नहीं होगा वो मुल्क की इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ेगी। जिस मुल्क की इकोनॉमी, आप करप्शन की बात करते हैं तो कार्टलाइजेशन, आप भी माशाल्लाह से इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि मैंने किताबें जला दी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, समझने वाले, मैंने इकोनॉमिक्स की किताबें जला दी, मैंने फाइनेंस की किताबें उठा के नाले में फेंक दी। यकीन करें पाकिस्तान के अंदर इनका क्या काम है, मैंने कहा छोड़ो, मैंने जाके समुद्र में फेंक दी। तो ये जो क्राइसिस दर क्राइसिस दर क्राइसिस दर क्राइसिस और जो गवर्नमेंट का सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस है, और जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए, मुझे कहने दीजिए कि ये जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए वो जो ग्रुप्स हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट से शामिल है, मैं तो नाम लेके कहूंगा, चाहे वो अब्दुल रज़ाक दाऊद हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, या चाहे जो भी लोग हों, ये वो लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट की खातिर, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर इस मुल्क की इकोनॉमी को डुबो रहे हैं, इस मुल्क के गरीब का गला घोंट रहे हैं। अब जब मैं ये बात करूंगा तो मुझे ये कहेंगे कि ये नून लीग का पेड़ है, ये पीपल्स पार्टी का पेड़ है। नहीं, लेकिन खुल के बात करें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमदर्द हैं, या अगर उनकी पार्टी के हमदर्द नहीं है तो तब्दीली के हमदर्द जरूर हैं, एक नए अच्छे इंसाफ वाले निजाम के हमदर्द जरूर हैं। देखें, हमने जब ये बेहतर बात करते थे, जब ये बेहतर चीजें थी तो हम इनके साथ थे, लेकिन बीइंग एन एनालिस्ट ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो चीज हक है उसको हक कहें। ये गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे जो मुआशी पॉलिसी बनाने में नाकाम हो चुकी है। बजट, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, बजट के खसारे मौजू को आगे लेकर चलेंगे। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप खुद देख रहे हैं कि अब बात इसी पर आ रही है कि लोग अपनी जाती मफादात की खातिर मुल्की मफादात पर सौदा कर रहे हैं, महंगाई शायद इस वजह से बढ़ रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमती पॉलिसी के मुतालिक अपनी राय दे रहे हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि हुकूमत एक मौसर माशी पॉलिसी बना ही नहीं सकी जिससे महंगाई पे काबू पाया जा सके। जी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मैं चाहूँगा कि इस बात को आगे लेकर चलें और गुफ्तगू में कुछ नए नुक्ते भी पेश करें। जी देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये इसके मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों ये जो बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में नाकाम हो चुकी है। आप गवर्नमेंट का फेडरल बजट देख लें, फेडरल बजट और फिर प्रोविंशियल बजट की तरफ आ जाए। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, पंजाब के बजट में ये लिखा जा रहा है कि हम 2 अरब रुपए की खतीर रकम लोकस्ट को, टिड्डी दिल को, उसका मुकाबला करने की एलोकेट करें। 2 अरब रुपए, आप देखें 2 अरब रुपए में, और फिर ये कह रहे हैं कि हम 2.5 अरब रुपए जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उन स्कूलों को रेनोवेट करने के लिए लगा रहे हैं। वाह वाह, कमाल की बात है। जब और इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को कहते हैं ये मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी है, हमें फार्मर को ये करना है, फार्मर को हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है। जब एग्रीकल्चर में बजट एलोकेशन की बात होती है, जब एग्रीकल्चर में पॉलिसी मेकिंग की बात होती है, तो एग्रीकल्चर का कहीं पे भी कोई नामो निशान भी नजर नहीं आता। मुझे ये बताएं कि इस वक्त गवर्नमेंट खुद ये कह रही है, जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी के 2 सेक्टर्स आपको कोरोना के इफेक्ट से निजात दिला सकते हैं, वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो दूसरा IT सेक्टर है। दोनों सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट का क्या फोकस है? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ना गवर्नमेंट ने बजट में, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई खातिर खा इसमें एलोकेशंस की है, ना इसके ऊपर कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क आया
ना फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब किया, ना ही मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से या दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज आई है। आईटी इंडस्ट्री अभी तक हमारे नौजवान जो कि इंडिया को compete कर सकते हैं, हमारे रीजन में इंडिया सबसे ज्यादा आईटी से बिलियन ऑफ डॉलर्स रुपए कमा रहा है, लेकिन अभी भी लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो नौजवान है उनमें टैलेंट मौजूद है और वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और चीपर प्राइसेस में। लेकिन कोई मैकेनिज्म ये नहीं है कि जिसके थ्रू आप अपने जो फॉरेन जो भी अर्न मनी आप वो पाकिस्तान में लेके आ सके। आईटी की मैं कहता हूँ कि टोटली जिस इंडस्ट्री को इग्नोर किया गया वो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री थी, जो कि इस वक्त जो कि डिजिटल इन्वायरमेंट में, वर्चुअल इन्वायरमेंट में जब सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपसे ऑनलाइन कनेक्टेड हूँ, इस वक्त ये इंडस्ट्री वंडर कर सकती थी, पाकिस्तान के रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकती थी। इसके अलावा अगर आप आ जाए एसएमईज की तरफ, गवर्नमेंट कहती है जी एसएमईज ऑफ इंजन ऑफ ग्रोथ है, गवर्नमेंट के आप डॉक्यूमेंट्स देख लें, और भाई इंजन ऑफ ग्रोथ में पेट्रोल कितना डाल रहे हैं, इंजन ऑफ ग्रोथ को, उसको इंजन को आप रिवाइव, उसको इंजन को पावर कितनी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। आपने आपकी स्मेडा जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव बैठी हुई है, आपके एसएमईज को जितने भी इदारे हैं एसएमईज वाले वो बोला था अंडे और चूजों से पाकिस्तान की इकोनॉमी को सेट कर देंगे, तो वो अंडे और चूजों से भी सेट नहीं हो पाई। अंडे तो बड़े महंगे हो गए सर, गर्मियों में अंडे महंगे हो गए। अली भाई मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे पाकिस्तान का जो फिशरी सेक्टर है ना, सिर्फ वो आपकी एक्सपोर्ट में $1 बिलियन तक का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। आप किसी भी चेक से जाके पूछ लें, सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ा सा फोकस कर दे जो आपकी फिशरीज के ऊपर, $1 बिलियन की इसमें आपकी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन हो सकती है। भाई ये सिंपल सी बात है। आपकी जो एसएमईज है उनमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि आपकी एक्सपोर्ट को 2 फोल्ड बढ़ा सकती है, सिर्फ आपने उनके रेगुलेशन प्रॉपर करने और उनको फाइनेंस बेहतर तरीके से पहुंचाना है। तो आप उनको, आप मुझे ये बताएं कि स्टेट बैंक में जितने भी गवर्नमेंट ने फंड्स सेंट्रल बैंक को दिए कि ये आप बिजनेसेस को देंगे, उसमें एसएमईज को कितने दिए? वो जो 90-95 अरब रुपया जो भी था, वो सारे का सारा कुछ चंद एक फ्यू हंड्रेड बिजनेसमैन वो ले गए हैं पैसे। आपकी जो स्मॉल बिजनेस है शायद वो नेग्लिजिबल अमाउंट वो लेके गए होंगे। तो इस सारे सिनेरियो में मुझे ये समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या होगी, किस आप पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करना चाहते हैं, कौन से सेक्टर के थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। आप वादा कर रहे हैं 50 लाख नौकरियों का, जिसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ 7% वो तो महलूली हो गई ना, वो तो खत्म हो गई ना, के मुताबिक हम माइनस पे चल रहे हैं सर। लो कॉस्ट हाउसिंग तो सर डिसअपियर हो गई ना, हाउसिंग होगी लो कॉस्ट। आप हैरान होंगे कि चंद अरब रुपए रखे गए हैं 50 लाख घर बनाने के लिए। आप ये तो देखें। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डायरेक्शन है क्या। भाई आप अपनी हुकूमत बचाने पे लगे हुए हो, आप अपने जो इमरान खान जो भी कर दे उसको आप डिफेंड करने पे लगे हुए हो। इमरान खान के जो आसपास लोग हैं जिनके जहाजों में जो है ना, वो मैं अब क्या कहूँ, यहाँ पे मुझे एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ही रहना चाहिए, लेकिन वो लोग यही ज़बाने ज़दे आम है कि जिनके जहाज पे इधर एक जलसे के बाद दूसरा जलसा, दूसरे जलसे के बाद तीसरे जलसे पे आप जाते थे, अब वो जहाज का किराया वसूल कर रहे हैं। भाई जो वो लोग जो आपके इलेक्शन कैंपेन्स को फंड करते थे, जो आपके जलसे जुलूस फंड करते थे, अब वो आपसे उसका वो ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं और 10 गुना ज्यादा ले रहे हैं, पब्लिक का आप गला घूंट रहे हैं। तो खुदा के लिए अभी भी आपके पास ये टाइम है, आप सोच लें, समझ लें, इकोनॉमिक पॉलिसी को अल्लाह के लिए थोड़ा सा रिवाइव कर लें। लंगर खाने चलाने से मुल्क नहीं चलेगा। आपको ये अजीबो गरीब सी बात है, लंगर खाने का चलाने से पॉवर्टी रिड्यूस होती, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा बड़े लंगर खाने होते। आपके जो डेवलप कंट्री है ना, वहाँ पे बहुत सारे लंगर खाने होते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आते कर रहे हैं। मैं वो बातें बहुत पहले करना शुरू हो गया था, आपने सब्र का मुजाहरा किया, थोड़ी देर इंतजार किया, मैं शुरू में ही कह दिया था। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि मैं डॉक्टर शुजात से ही बात कर रहा हूँ। डॉक्टर शुजात मारक साहब आप ही हैं ना? कहीं ऐसे तो नहीं कि कोई बहरूपिया है? क्योंकि आप तो अब वही बातें करना शुरू हो गए जो मैं पहले दिन करना शुरू हो गया था। अच्छा, मैं खुद भी जो हूँ ना, इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मसला कुछ ऐसा हुआ कि पहला कदम चीनी एक कहावत है
कि a journey of 1,000 miles starts with a single step। तो जब पहला कदम था ना शुजात साहब, वो दूसरी तरफ हो गया था, तो मैं उसी वक्त समझ गया कि गड़बड़ हो गई। आपका फहम, आपकी सोच मुझसे बेहतर होगी, मेरे ख्याल अंदाज़ा आपको भी हो गया था, लेकिन उम्मीद और तवक्को आपको ज़्यादा थी। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि पहले इक़दाम ही गलत थे, मैं सही था? क्या मान लेंगे आज? मुझे अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपकी बात जो है ना वो मानना पड़ेगी कि शुरू में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी डायरेक्शन थी वो सही नहीं थी, और इस बात का यादा मैंने बार बार आपके प्रोग्राम में किया। इसके बावजूद के मैं और जो दूसरे जो बहुत सारे एनालिस्ट थे वो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक थे, मैं भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। जो हमारे ऐसे इकोनॉमिस्ट जो कि हमारे उस्तादों में शुमार होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि जी ये गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी। और लेकिन इसके बावजूद भी हम उस वक्त भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और ये ऐसा ही है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि पहले दिन से इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डायरेक्शन सही नहीं थी। पहले दिन से उन्होंने जो क्लेम किए थे, उसके लिए जो पॉलिसी बनाई गई, वो पॉलिसी किसी और, आपने जाना लाहौर को है और आपने रोड पकड़ ली है गवादर जाने वाली, तो आप कैसे लाहौर पहुंचेंगे? इनकी रोड ही जो है ना वो गलत थी। अच्छा शुजात साहब, अब मैं एक थिंकर के तौर पर आपसे 2 या 3 सवाल करता हूं, और इससे कतई ये ना समझिएगा कि मैं वजीर आज़म इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं या किसी, मैं एक जनरल कॉन्वर्सेशन आपके साथ स्ट्राइक करना चाह रहा हूं, जिससे मैं कुछ जानना चाह रहा हूं, नाजरीन भी कुछ समझेंगे उससे। एक आदमी क्या अपनी सोहबत से जाना जाता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग ये कहते हैं कि आप लेकिन मैं वजीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पूछ रहा हूं आपसे। पॉइंट उठाया था क्योंकि कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि पीटीआई से बहुत मोहब्बत करते हैं और बड़े वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उन्होंने ये बताया था मुझे कि खान साहब के इर्द गिर्द एक मखसूस टोला है जो अपनी बात उनके कान में डालता है, आम आदमी की बात उन तक नहीं पहुंचती है। मुझे ये पता है अली भाई, मैं ये शायद थोड़ा सा डाइवर्जन हो, लेकिन ये आप बात करते थे रेलवे की। हमारे जो सिख भाई 2-4 दिन पहले जो इस एक्सीडेंट में रेलवे के वो जो हादसे में मारे गए, तो क्या खान साहब को ये नहीं चाहिए था कि उसकी एक इंक्वायरी करवाते आके, और ये जो कहते थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप कम से कम आप टीवी पे आके अपनी गलती तो एडमिट करते। आपके वो मिनिस्टर साहब के उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, आपके शो में भी वो आते हैं। ओ भाई अल्लाह के बंदे, आप सियासत के बजाय अपने उस डिपार्टमेंट की, रेलवे की एफिशिएंसी पे बात करो। आप ये तो देखो कि क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आपके जो दूसरे मसाइल हैं, कभी आपका रूजवेल्ट होटल का प्रॉब्लम आ जाता है, जी आप ये बेच रहे हैं, कभी स्टील मिल का इशू, कभी आपका एक मिनिस्टर ये कह देता है कि जी हमारे जो पायलट है उनके पास लाइसेंस नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। नहीं, वो तो ब्लेम शिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था ना। देखें ये सारा आप फिर वहीं चले गए, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था। असल में वो बात शुजात साहब ये आई थी कि वहाँ इलीगल बिल्डिंग्स बनी हुई थी, प्रॉपर्टियाँ बिकी हुई थी एयरपोर्ट के पास। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो फिर मामला पता नहीं किस किस के गिरेबान तक पहुंच जाता, इसलिए पायलट्स के लाइसेंस वगैरह भी मसले में आ गए। अब आप समझें बात को। खैर, मैं आपको दोबारा से लाता हूं महंगाई की तरफ। जी, मैं शुजात साहब ये जानना चाह रहा हूं, वैसे तो मैं जो वो भिंडी तरकारी के दाम यहां बताना नहीं चाहता, लेकिन यू आर अवेयर कि कॉमन मैन इस वक्त बहुत प्रेस्ड है, उसका बजट नहीं बन पा रहा, तो वो दबता पिसता तो जाएगा, लेकिन फिर उसका आउटकम क्या होगा? व्हाट विल बी द इकोनॉमिक आउटकम ऑफ दिस? देखें, ये इकोनॉमिक, ये आप याद रखिएगा, आपने भी रेवोल्यूशन की हिस्ट्रीज पढ़ी है, मुल्क की तबाही की हिस्ट्रीज पढ़ी है। जब भी आदमी फेडअप होकर रोड पे आएगा, वो तोड़ फोड़ करेगा, वो आपकी मायशत के लिए और ज्यादा नुकसान होगा। और यकीन कीजिए, आप इस बात को आप अगर कभी भी देखें कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह की महंगाई या गुर्बत जब बढ़ती है, तो उसके बाद अगेन आपकी जो सोसाइटी में अनरेस्ट शुरू हो जाता है, आपके क्राइम बढ़ जाते हैं। तो मैं अली भाई, मैं इसके बारे में आपसे जानूंगा,
मेरी ख्याल है कि ऐसा ना हो, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर शुजात मुबारक साहब से। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि सम अप करूँ इस बात को, ताकि आपके जहन में एक वाज़ेह तस्वीर है कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। मैं चाहूँगा बिलखुसूस अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी फाइनेंस अगर प्रोग्राम देख रहे हों या उनके दफ्तर में कोई देख रहे हों, सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न अगर ये देख रहे हों, इसके अलावा मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि अगर ये लोग देख रहे हों तो ये नोट्स ले लें। शाम को पुटअप करने में आसानी होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद में तो नहीं, लेकिन इस्लामाबाद के नज़दीक एक और शहर भी है, वहाँ पर भी सुना जाता है। और आप लोगों से जब मीटिंग्स पे पूछी जाती है, एक्सप्लेनेशन ली जाती है, तो आप लोगों के पास जवाबात नहीं होते, आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। तो और ख़ास तौर पे पीएम ऑफिस के अंदर जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, अगर वो भी नोट्स ले लें तो अच्छा है। देखिए, असल में बात यह है कि मईशत एक गलत डगर पे चल पड़ी है। अवाम तो हमारी जो है वो क्या कहे, उसके मुंह में ज़ुबान नहीं है। हमारी अवाम कुछ कह नहीं पाती, लेकिन मईशत तबाह होगी और कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, गुफ्तगू हमारी हो रही है। मैं जैसे कह रहा था कि पढ़े लिखे लोग और बिलखुसूस इस्लामाबाद और उसके करीब करीब के शहर जो हैं वहाँ पर प्रोग्राम ज़रूर देखा जाता है। मैं चाहूँगा कि आप राय ज़रूर दें कि अब जिस डगर पे चल पड़ी है वो तो चल पड़ी, अब इसकी इस्लाह कैसे होगी। जी देखें, सबसे पहले विदाउट एनी डिले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एग्रीकल्चर फोकस एक पॉलिसी बनाए कि किस तरह से आपने आइंदा जो अभी नेक्स्ट आने वाली क्रॉप है उसको अपलिफ्ट करना है, उसकी यील्ड को कैसे बढ़ाना है, नंबर 1। नंबर 2, आईटी फोकस्ड। अभी जो आईटी के इश्यूज हैं, हंगामी बुनियादों पे आईटी से रिलेटेड आईटी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट इसको रिलीफ दे। गवर्नमेंट हमेशा कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज की तरफ जाती है, कंस्ट्रक्शन को रिलीफ दिया, बिल्कुल सही है, दूसरी इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये टाइम है कि जो नॉन कन्वेंशनल या जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको एक हार्डकोर प्राइमरी सेक्टर और जो आपका एडवांस सेक्टर है दोनों को फोकस करें, नंबर 1। सेकेंडली, देखें, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बन रही हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बना लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। खुदा के लिए आप कोई पॉलिसी तो बना लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट, अली भाई, इससे भी जो बात है, जब ये शुगर कार्टिलाइजेशन हुई थी तो मैंने चंद एक और टीवी चैनल पे भी कहा था कि इस कार्टिलाइजेशन के नतीजे में कुछ भी नहीं होने वाला, ये जो कातिल पकड़े गए हैं। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में कंपटीशन को फ्लोरिश करने में, तो इस कार्टिलाइजेशन के ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इनको सजा दें और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल बहाल करें। एग्रीकल्चर सेक्टर का फोकस, आईटी सेक्टर को फोकस करें, कंपटीशन कमीशन के थ्रू आप जो है वो कंपटीशन को फ्लोरिश करें और अपने डिस्काउंट रेट्स को और कम करें। आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से अब भी इमदाद मिल रही है, कोई मसला नहीं है। डिस्काउंट रेट्स को कम करें ताकि आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आपका कम हो सके। ये बात तो आपने सही की, लेकिन अभी जो करंट सिनारियो है ना, जैसे आप बता रहे थे कि एक अजीब किस्म की बेतरतीबी सी है, ना प्रायोरिटाइज किया हुआ है हमारे मुल्क की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको, अजीब कंफ्यूज सी एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनी हुई है, जो कि मैं क्या उसे कह सकता हूँ, अजीब किस्म का फ्रैंकनस्टाइन तैयार हो गया है और वो हमसे मैनेज नहीं हो रहा। उसे माफियाज एक तरफ से घसीट रही हैं, दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मालियाती और तरक्याती इदारे उससे घसीट रहे हैं, फिर तीसरी जानिब इलाकाई कशीदगी उससे अपनी तरफ घसीट रही है, और फिर दूसरे ममालिक, बिलखुसूस इस खित्ते के अंदर जो ममालिक हमारे माशी वसाइल की एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स, वो भी इसे खींच रहे हैं। अंदरूनी तौर पर भी इसे मुफाद परस्त लोग खा रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये तो अजीब किस्म के मझधार में फंस गए हैं, हम निकलेंगे कैसे? देखें अली भाई, मसला ये है कि पाकिस्तान में ये जो भी ये सारे मसाइल आज के नहीं है, ये मसले पहले भी थे पाकिस्तान की मईशत को, लेकिन मसला इस गवर्नमेंट के साथ ये है कि ये इन मसलों को मसला समझती नहीं है, इनके लिए प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। मैं एक बात हो सकता है कि थोड़ी सी इररेलेवेंट हो, लेकिन मैं जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा
कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द कितने इलेक्टेड लोग 50% से ज्यादा नॉन इलेक्टेड लोग हैं, और उनमें एक शख्स ऐसा है, तो बल्कि मैं तो हर शख्स को समझता, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो हर वक्त आके मीडिया वालों को, जो लोग सही बात करते हैं उनको तड़ी देता रहता है। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं आपके प्रोग्राम में ऑन एयर कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, अगर आप गवर्नमेंट की मईशत पे कोई बात करना चाहते हैं, मुझसे आप इसी प्रोग्राम में आके बात करें, खुदा के लिए। हाँ, मुनाज़रे की हम भी दावत दे देते हैं। जो सहाफी हैं, सहाफियों को या तजियाकारों को आप उनकी हद तक ना करें। वो कभी जो है अजीबो गरीब सी लैंग्वेज और बड़ी रूट लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, और उनका तकब्बुर इस तरह से है कि जिस तरह पता नहीं उनको कोई कई लाख लोगों ने वोट दे के ईवान इक़्तिदार में पहुंचाया। सबको पता है कि आप किस तरह से वहां पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुंचे हैं। खुदा के लिए हमें बात करने दें। आप अगर हमारा गला घूंटेंगे, हमारा किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं होता, और अगर आप मीडिया का भी गला घूंट रहे हैं तो मीडिया का काम है आवाज उठाना। तो ये लोग हैं जो कि असल हकायक के बजाय दूसरे लोगों की तरफ आ रहे होते हैं, खाम में जो नॉन इश्यूज हैं वो इश्यूज क्रिएट कर रहे होते हैं। आप इकोनॉमिक पॉलिसी पे फोकस करें। जब भी एक कोई शख्स इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करता है, आप उसको वो जो है ना, वो अजीबो गरीब आपके जो इश्यूज हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आप मुनाज़रे की दावत दे रहे हैं उनको? दावत दे रहा हूं, और वो क्योंकि वो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, उन्होंने PhD जहां से किया है, और मैं बिल्कुल उनको दावत दे रहा हूं कि आप आए, आपकी प्रोग्राम में हम मंतकी बुनियादों पर इकोनॉमिक पॉलिसीज है 1 to 1 हम उस पर बात कर लेंगे। बिल्कुल मंतकी बुनियादों पर बात कर लेंगे। मंतकी बुनियादों के ऊपर मैं भी डॉक्टर शहबाज गिल साहब को दावत देता हूँ। एक दफ़ा पहले भी शायद इस प्रोग्राम में आए थे या किसी ट्रांसमिशन में आए थे, तो उनके साथ ज़ाहिरी बात है गुफ्तगू हुई थी। मैं उनको यही कहता हूँ कि आएँ, हम आपको मौका देंगे, आप मंतकी बुनियाद के ऊपर अपनी बात करें, हम आर्गूमेंट भी सुनेंगे और